अस्सलाम वालेकुम। आज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और APML के करंट जो प्रेसिडेंट हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो हमारे साथ हैं और मौजूद हैं हमारे साथ। तो मैं डायरेक्ट उनसे ही शुरू करता हूँ। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनरल साहब, आज 16 दिसंबर है, सकूत ढाका का भी दिन है और आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे होने वाले खौफनाक और दर्दनाक हमले का भी दिन है, या आज उसकी भी बरसी है। क्या इन सारे सानेहात से हमारी कौम ने कुछ सीखा आपके ख्याल में, या कौम और हुक्मरान उसी डगर पे चल रहे हैं पहले वाली पे? अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कम सीखा। यानी सन 71 में जो हुआ उससे हमें सीखना चाहिए था और मुल्क में यकजहती क्रिएट होती, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन और प्रोविंसेस सब एक साथ। लेकिन यहाँ तो हम मेरे ख्याल में एक फेडरेशन को कमज़ोर होते हुए देख रहे हैं, प्रोविंसेस तकरीबन इंडिपेंडेंट हुए हुए देख रहे हैं। तो ये तो हमने कोई सबक मेरे ख्याल में नहीं सीखा उससे। दूसरा, जहाँ तक APS पेशावर का ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल में उससे मैं क्रेडिट दूंगा फ़ौज को और आर्मी चीफ़ को, जनरल राहील शरीफ को। ये सबक सीख कर जो वो एक्शन कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़, वो बिल्कुल सही एक्शन कर रहे हैं और इसकी पूरी, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, पूरा मैं सपोर्ट करता हूँ। जनरल साहब, बात यह है कि आप ये सूबों की खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट 18th अमेंडमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट है जिसने सूबों को खुद मुख्तार किया। आप तो खुद डेवोल्यूशन ऑफ पावर में बिलीव करते थे, आपने जो लोकल बॉडीज़ किया, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? हाँ, इसमें यहाँ देखें, ये इन्होंने तो पूरे प्रोविंसेस को इतनी अथॉरिटी दे दी है, ऑटोनॉमी दे दी है कि फेडरेशन को कमज़ोर कर दिया है। हमने फेडरेशन बिल्कुल नहीं कमज़ोर किया था, फेडरेशन की पूरी ताकत थी और फेडरेशन हैज़ इट्स ओन राइट्स। इन्होंने उसको ख़त्म करके, फेडरेशन वीक करके प्रोविंसेस को स्ट्रॉन्ग कर दिया। हमने डेवोल्यूशन डाउन की थी। इसका मतलब ये नहीं था कि हमने प्रोविंसेस को फेडरेशन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग कर दिया, वो नहीं। ये तो इन्होंने बिल्कुल, हमारे ज़माने में ये बात नहीं थी। ऑल्दो हमने फाइनेंशियल डेवोल्यूशन, ख़ास तौर पे जब मैं डेवोल्यूशन कहता हूँ, हमने फाइनेंशियल डेवोल्यूशन की। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड के ज़रिए डायरेक्ट पैसे भेज रहे थे डिस्ट्रिक्ट्स को। और इन दो, इसका तो कंपैरिजन ही कोई नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मुझे ये बताएं, एक बात मैं ज़रा पुराना वाक़या उसको मैं रिविज़िट करना चाह रहा हूँ आज, क्योंकि डेवलपमेंट हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि कारगिल की वजह से वाजपेयी की कमर में छुरा घोंपा गया, तो और उनको यानी वो ये समझते हैं। आज मैं कारगिल के मुतालिक आपके तासुरात जानना चाहता हूँ। देखिए मुबशर, मैंने कई दफ़ा कहा है, कारगिल के दो स्टेटमेंट्स मैं देना चाहता हूँ। इट वॉज एक स्ट्रेटिजिक रिजल्ट्स हमने ऑब्टेन किए, टैक्टिकल एक्शन से स्ट्रेटिजिक रिजल्ट्स हमें मिले। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक मिलिट्री सक्सेस को, मिलिट्री विक्ट्री को पॉलिटिकल डिफीट में कन्वर्ट किया गया। ये मैं ओवरऑल मजमूई तौर पे अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ। अब इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इसमें विड्रॉल की अरेंजमेंट की प्राइम मिनिस्टर ने जाकर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के साथ, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आर्मी पे डालने की कोशिश हुई। तो इसलिए इसकी सारी बदनामी उसकी वजह से प्रिंट मीडिया में आ गई। मीडिया में सब हमारी हुकूमत हमारी लोग अगर उसको बुरा भला कह रहे हो, जबकि एक ग्रैंड विक्ट्री 5 जगहों में हम अंदर थे। भाई कई दफ़ा मैंने बताया, 5 इंग्रेसेस थे, जिनमें से एक पे उधर उनका एक्शन हुआ था, 4 पे नहीं हुआ था। तो हमें क्यों, हम कोई मिलिट्री प्रेशर में थोड़ी विथड्रॉ किया हमने। अब तो बरखा दत्त ने अपने किताब में भी लिख दिया, बरखा दत्त हैज़ रिटन इन हर बुक, कि वहाँ इंडियन एमिसरीज गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट क्लिंटन के पास, और वहाँ जब वो उसके बाद वो स्विट्ज़रलैंड में प्रेसिडेंट क्लिंटन थे, वहाँ भी एमिसरीज भेजे गए। किस चीज़ के लिए? कि पाकिस्तान को परसुएट करो कि वो विथड्रॉ कर जाए। ना क्यों इंडिया भाग रहा था यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ? अगर मिलिट्री विक्ट्री थी, निकालो मिलिट्री, हमें बाहर फेंक देती उधर से उठाकर। नहीं कर सकते थे, उन्हें मालूम था उनकी जो कैजुअल्टीज़ हो रही थी वो इतनी ज़्यादा थी
कि वो ये नहीं कर सकते थे। दे डिडंट वांट टू सफ़र मोर कैजुअलिटीज़। अगर वो 4 और जगहों में हमसे लड़ना शुरू करते, नहीं कर सकते थे ये। उसके अलावा वो और भी मिलिट्री ऑप्शन उनके सब बंद उन्होंने कर दिए थे, क्योंकि उनकी जो ऑफेंसिव फोर्सेस हैं वो उन्होंने कश्मीर में इंडक्ट कर कई इन्फेंट्री डिविजन्स और ऑफेंसिव डिवीजन जो उनकी आर्मर वगैरह है, उनकी जो आर्टिलरी थी वो भी यहाँ ले आए थे वो। तो देवर इनकेपेबल कि कहीं और वो कोई ऑफेंसिव लॉन्च कर सकें। तो ये मिलिटरली इट वाज अ बिग विक्ट्री। जैसे मैंने कहा, एक टैक्टिकल एक्शन से हमने बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक रिजल्ट्स ऑब्टेन कर लिए। उनकी सड़क जो है श्रीनगर से ले और लद्दाख जो जाती थी उसको हम इंटरजेक्ट कर सकते थे। उस पर ट्रैफिक दिन में नहीं चल सकता था, वो रात में जाते थे। ये हमारी कंट्रोल थी। इससे पहले वो हमें मुजफ्फराबाद से जो केल हमारी सड़क आ रही है उस पर बार बार वो फायरिंग करके हमारी ट्रैफिक को रोकते थे। अब हमने उनके बिल्कुल मेन आर्टरी को ऊपर हम बैठे हुए थे। तो ये क्या, मैं ये इसके ऊपर तो मैं 2 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ, टाइम है नहीं अभी, क्या कहें। इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री। अनफॉर्चुनेटली इसको जान के दिखाया गया कि ये बहुत हम वो हुए हमारे, जैसे कि हिंदुस्तान बहुत सक्सीड कर गया। ये बताएं, उधर निशाने हैदर 2 दिए गए हैं, उधर इनन्यूमरेबल सितारे जुर्रत दिए गए हैं, उधर ये जो लोग लड़े हैं वहाँ जो नॉर्दर्न स्काउट्स कहते थे, एनएलआई को पाकिस्तान आर्मी की एक रेजिमेंट बनाई गई, जैसे बलूच रेजिमेंट है पंजाब, टू ऑनर देयर ग्रेट फाइट। तो ये चीज़ें क्यों हुई? तो ये तो हम दोगलापन कर रहे हैं। एक लिहाज से अगर हमें कह रहे हैं कि हम हारे, ऊपर से हम इतनी गैलेंट्री अवार्ड्स दे रहे हैं और एनएलआई को रेजिमेंट बना रहे हैं, ये क्या है? ये सारी इसलिए कि एक बहुत ज़बरदस्त एक्शन था ये, जिसके कोई शक नहीं है इसमें, बट अनफॉर्चुनेटली इसको एक पॉलिटिकल डिफीट में हो गया। अच्छा, पॉलिटिकल डिफीट की जब मैं बात करता हूं तो मुझे बांग्लादेश का जिक्र करना पड़ेगा। आज सकूत ढाका की भी एनिवर्सरी है। तो मुझे ये बताएं कि अब जब बांग्लादेश उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे उनको फांसियां दे रहा है, वॉर क्रिमिनल्स कह रहा है, तो हम एज अ नेशन बिल्कुल चिल्ड माहौल में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। इसकी क्या वजह है कि हम जो उन लोगों ने हमारे लिए जाने दे रहे हैं हम उनके लिए सपोर्ट नहीं कर रहे? यहाँ करना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से करना चाहिए। बहुत ही मुझे अफसोस है कि लोग ये 50 साल पुरानी बात, 40 साल पुरानी बात, उसको अभी तक याद किया जा रहा है। और जो लोग जिनकी उम्रें हो गई हैं 80-80 साल की, उनको फांसी दिए जा रहा है। ये तो एक वेंडेटा है पुरानी, अनफॉर्चुनेट। इसको आगे चलना चाहिए। ये चीज़ें हुई हैं 71 में, उसमें सिर्फ ये नहीं है, ये पाकिस्तानी थे, ये वो अपने हमारे मुल्क के लिए इन्होंने जाने कुर्बान कर रहे थे और हमें सपोर्ट कर रहे थे। तो इनकी सपोर्ट में इस वक्त हमें आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल ही उठानी चाहिए, बुलंद करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी हो रहा है बांग्लादेश में उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। अच्छा जन साहब, मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है, और मेरे ख्याल में इसके मेन वजह ये है कि नॉट दैट, आई डोंट थिंक कि ये बंगाली लोग जो हैं वो तो मेरे ख्याल में बहुत पाकिस्तान के साथ उनकी हमदर्दियां हैं। अनफॉर्चुनेटली जो प्राइम मिनिस्टर उनकी आ गई हैं वो कोई बहुत ही प्रो इंडिया, प्रो अप्रोच और एंटी पाकिस्तान उनके ख्यालात हैं। देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान की भी प्रो इंडिया है, माने या ना माने कोई, वो तो उनके पेट में जो मरोड़ उठता है इंडिया और मोदी के लिए वो सबको पता है। और अब मैं इंडिया को जब मैं देखता हूं तो मैं सॉरी, मेरा सवाल ज़रा लंबा होगा जनरल साहब, प्लीज़ बेयर विद मी। मैं जब अपने बाप के ज़माने की फ़ौज को देखता हूं और आज के ज़माने की फ़ौज को देखता हूं तो आज की फ़ौज बहुत बेहतर है। वो 15 साल से कॉमबैक कर रही है, वॉर ऑन टेरर कर रही है, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस उनकी बहुत ज़्यादा है, उनके जो यानी कमांड एंड कंट्रोल है वो बड़ा स्विफ्ट है कंपेयर टू एन आर्मी दैट वाज 30 इयर्स बैक और 40 इयर्स बैक। तो अब मुझे लगता है कि इंडिया को बिल्कुल डर पड़ गया है कि वो पाकिस्तान को तो डिफीट कर नहीं सकता। तो कल्चरल इन्वेजन, ये बिजनेस इन्वेजन, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू इन्वेजन और खुद हमारे पॉलिटिशियंस के थ्रू इन्वेजन, ये वही नहीं हो रहा पाकिस्तान में सक जो आज से 50 साल पहले ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हो रहा था। सही, काफ़ी हद तक, जी हाँ बिल्कुल। और ये जो इन्वेजन्स आप कह रहे हैं, और बिल्कुल उनको ये एहसास है कि पाकिस्तान को मिलिटरली बिल्कुल अब नहीं डिफीट हो सकता है पाकिस्तान। और हमारी अल्लाह के ताला के फजल करम से आर्म्ड फोर्सेस अभी बिल्कुल पूरी तरीके से उनका मुकाबला कर सकती हैं। तो
तो लिहाजा वो उनको एक जो है और जो है थ्रू प्रोपेगेंडा, थ्रू वो जो है ना फिफ्थ कॉलम एक्टिविटी में मिलिट्री को कमज़ोर करना, ये इनका मेन थीम है। अदर दैन द इन्वेजन्स जो आप बात कर रहे हैं, जो वो भी सही है, ये मिलिट्री को देख रहे हैं कि यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की मिलिट्री हुई हुई है, आर्मी स्पेशली। इसको कमज़ोर कर देंगे तो पाकिस्तान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल जाती है, तो वही वो कर रहे हैं। तो अगर जो भी लोग हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो भी करते हैं, कोई साजिश अगर होती है, उनको ये समझना चाहिए कि दिस इज़ आवर लास्ट स्टैंड। मिलिट्री को मत कमज़ोर करो, मिलिट्री को तगड़ा करो, यही हमारा दुश्मन कोशिश कर रहा है, तो आप उनका हाथ ना बटाएं। जल साहब, ज़रा सा इंटरनेशनली देखते हैं हम, तो अभी एक नया इत्तेहाद बना है आईसिस के ख़िलाफ़, और उसमें सबको शामिल किया गया। मुस्लिम उम्मा की तमाम फोर्सेस होंगी उसमें, और सऊदी अरेबिया में उसका हेड क्वार्टर्स होगा, लेकिन ईरान, सीरिया, इराक और जितने ईरान के हामी ममालिक हैं उनको उसमें से एक्सक्लूड किया गया है। क्या ये कोई फंडामेंटली बेवकूफ़ी की बात नहीं है कि आप वाले को कह रहे हैं कि तुम हमारे खिलाफ हो जाओ, हालांकि आईसिस जो है उसका तो जॉइंट एनिमी है, वो तो अलग अलग करके नहीं आ रही किसी के ऊपर। हाँ, वहाँ एक कंफ्यूज स्टेट है, एक अंडर करंट्स, क्रॉस करंट्स हैं वहाँ। जो दुनिया के मेन एक्टर्स हैं वो उनके इंटरेस्ट ड्यूल इंटरेस्ट्स हैं, यानी तुर्की के भी ड्यूल इंटरेस्ट हैं, अमेरिका के भी ड्यूल इंटरेस्ट हैं, वाइल इसराइल के ड्यूल इंटरेस्ट हैं। जबकि एक तरफ से वो चाहेंगे कि वो हिजबुल्लाह को और ईरान को स्ट्राइक किया जाए, किस तरीके से कमज़ोर किया जाए, ईरान को कमज़ोर किया जाए थ्रू हिजबुल्लाह, तो वहाँ वो आईसिस के फेवर में हो जाते हैं। दूसरी तरीके से क्योंकि ये एक रिलीजियस मिलिटेंसी कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट भी हैं, तो ये ड्यूल उधर कोई टोटली कंफ्यूज स्टेट है। तो इसमें जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है पाकिस्तान का, हमें इससे बहुत एहतियात से अपने व्यूज़ बनाने चाहिए, बहुत एहतियात से अपनी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए, और बहुत एहतियात से अपने जो कोई भी अगर इक़दामात हैं। अभी मैं देख रहा था कि कोई सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई 56 मुल्कों का जो लीग बनाई गई है उसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूडेड है। ये सोच के हमें कदम उठाने चाहिए कि क्या हम वहाँ कितनी इन्वॉल्वमेंट हम अपनी करें। जन साहब, मुझे ये बताएं, आपसे एक मैं दो टोक पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछने वाला हूँ, और मुझे पता है कि आप अपना कभी जवाब देने से चूकते नहीं हैं, लेकिन क्या हम आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट का नक्शा बदलने जा रहा है, सीरिया और इराक टूट के मज़ीद ममालिक में कन्वर्ट होने वाला? बिल्कुल, आई थिंक सो। पूरी कोशिश यही हो रही है। एक तो आईसिस निकल रहा है, उनका काफ़ी चंक ऑफ लैंड उन्होंने कंट्रोल में, उनके कंट्रोल में है। दूसरा, ये सीरिया के अंदर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, सोवियत यूनियन, रशिया बशर के फेवर में है। दूसरी फोर्सेस हैं जो बशर के अगेंस्ट हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट है। और तो वो अलग, इराक़ में सेक्टेरियन इश्यूज़ अलग इन्वॉल्व हैं, शिया सुन्नी इश्यूज़ हैं, तो टोटल कन्फ्यूजन है एक वहाँ। और इसमें यस, एक बिग पावर गेम जो है, मेरे ख़्याल में कुछ लग रहा है कि वहाँ इसकी कुछ डिविजन्स हो जाएंगे, नए उसका नक्शा, कुछ नई जोग्राफ़ी इमर्ज होगी। तो ये जो नई जोग्राफ़ी इमर्ज होगी, जन साहब, ये कैसे हो सकता है कि दीगर ममालिक, चाहे उनमें सऊदी अरेबिया शामिल हो, उनको अफेक्ट नहीं करेगी? क्योंकि ऐसी चीज़ों का तो स्नोबॉल इफेक्ट होता है। सही सही, इनको सबसे ज़्यादा जो गल्फ़ को इफ़ेक्ट करेगी वो सेक्टेरियन इशू है, सेक्टेरियन इशू। और यही इशू इसराइल को भी अफेक्ट कर रहा है। इसराइल इज़ हिजबुल्लाह, हमास, हिजबुल्लाह तो टोटली ईरान सपोर्ट करता है उन्हें। तो ये इसका इम्पैक्ट अगर सीरिया में हिजबुल्लाह और ईरान की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो क्वाइट क्लियरली वहाँ सीरिया और इराक़ में भी शिया फोर्सेस स्ट्रेंथन होंगे और उसका इम्पैक्ट गल्फ़ पे होगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी फार रीचिंग इम्पैक्ट्स हो सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने कहा रिलीजियस और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के अलावा सेक्टेरियन इश्यूज़ बहुत डीपली इन्वॉल्व हैं।
फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ मेरे साथ ही हैं। एक ब्रेक के बाद मैं इनसे सवालात का सिलसिला जारी रखूंगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ जो APML के हेड भी हैं वो हमारे साथ हैं इस वक्त। अच्छा जी, सेक्टेरियन इश्यूज तो जो हैं वो तो पाकिस्तान के अंदर भी बड़े डीपली इनग्रेस्ड हैं और अब पहले ज़रा सा टेररिज्म से आते हैं फिर सेक्टेरियन पे भी आ जाते हैं कि डॉक्टर आसिम का केस जो है दैट्स अ क्लासिक केस कि एक शख्स जिसके ऊपर एंटी टेररिज्म कोर्ट में मुकदमे चलने चाहिए, जो पर्चे हुए, उन्होंने दहशत गर्दों की इमदाद की, उन्होंने दहशत गर्दों को मदद फराहम की, उन्होंने उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग की, उन्होंने सब कुछ किया। सबसे बढ़ के ये कि उनके जो अस्पताल हैं वो सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं और प्राइवेट अस्पताल वो चल रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ क्लियरली मुत्तहद हैं। इसमें आई डोंट नीड टू मिन्स माई वर्ड्स अबाउट इट कि पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान एक तरफ हैं और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल अशराफिया है वो एक तरफ है। तो इसका क्या फ्यूचर निकलेगा? हाँ, ये बात है, सही बात है। कुछ इस केस के की वजह से एक कन्फ्रंटेशन बिटवीन द सिंध गवर्नमेंट और रेंजर्स और बैकग्राउंड में ज़ाहिर है मीनिंग सिंध गवर्नमेंट एंड आर्मी। अब सवाल ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ है, इनकी पोजीशन क्या है, इज़ इट इनका स्टैंड क्या है, ये कुछ क्वेश्चन मार्क एरिया में आ जाता है। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, डॉक्टर आसिम का केस अभी तक मैं कमेंट इसमें नहीं करना चाहूँगा कि वो इल्ज़ामात तो बहुत हैं, लेकिन वो इल्ज़ामात आगे आए, ट्रायल हो और जो भी जस्टिस है वो होना चाहिए, ये मैं कहूँगा। अब उस जस्टिस में अगर वो करप्शन या टेररिज्म की सपोर्ट में उन्होंने किया है तो येस देन ही मस्ट बी ट्राइड, तो सामने आना चाहिए बात। अभी तक जो ये 3-4 महीने गुजर गए हैं उनमें क्लियर कट एविडेंस जो है सामने अखबारों में तो बहुत आ रही है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सामने इतने क्लियरली नहीं आई है। तो इसका जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं हमारे, उन्होंने कहीं ना कहीं कमजोरियां की हैं। पता नहीं है मुझे, अब आई कांट, इसीलिए मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा जब तक कि बिल्कुल क्लियर कट सामने फैक्ट्स बिल्कुल सामने नहीं आ जाते हैं। यहाँ हर किस्म की बातें, इल्ज़ामात हर किस्म के हैं, बट आई वुड लाइक टू बी बेस्ड ओनली ऑन फैक्ट्स के ऊपर चलता हूँ मैं। फेयर इनफ, फेयर इनफ। अब मुझे ये बताएं कि टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, टॉकिंग अबाउट आईसिस, अगर सारे आईसिस जो है वो तमाम उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका दुश्मन है कि 58 कंट्रीज़ ने मिल के आईसिस के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बना लिया, तो मौलवी अजीज़ क्यों नहीं गिरफ्तार होता, लाल मस्जिद वाला जिसने खुल्लम खुल्ला उनकी सपोर्ट में ऐलान किया? सही बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। खुले वो सपोर्ट बोल रहा है, खुले वो जो कुछ भी कर रहा है। और यहाँ हम एक देखिए, इसीलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ हम एक एपैथी है, हम ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हमारे मजहबी इंतहा पसंद और दहशतगर्द जो हैं, इनके ख़िलाफ़ एक्शन करते हुए हम डरते हैं। हुकूमत को डरना नहीं चाहिए। अगर हुकूमत ही डरेगी तो फिर आम आदमी जिसके ऊपर ये अपनी बंदूकें चलाते हैं और जबर करते हैं, मारम पीटी करते हैं, वो कैसे इनका मुकाबला कर सकते हैं? मतलब हुकूमत ही ने इनसे मुकाबला करना है ना, वरना तो सब हाथ धोकर बैठ जाते हैं लोग, फिर दबने लगते हैं इनसे और ये और ज़्यादा सर पे चढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए हुकूमत को। आई मीन सबक सीखना चाहिए। वो जो लाल मस्जिद का जो एक्शन हुआ था उससे सबक सीखना चाहिए कि वो कितना सही एक्शन था, और वही शख्स अब दोबारा दंदनाता फिर रहा है, बल्कि और ज़्यादा एम्बोल्डन हो गया। जनरल साहब, बात यह है कि लाल मस्जिद में हकीकत तो यह है कि जनरल ज़ियाउल हक ने उनको 10 मरले ज़मीन अलॉट की और बाद में कब्ज़ा करके वो बहुत बड़ी ज़मीन एक्वायर कर ली गई। फिर लड़कियों का एक मदरसा बनाया गया, जामिया हफ्सा, और आपके दौर में जब उसका घेराव हुआ तो अंदर से 2000 के करीब मर्द बरामद हुए लड़कियों के मदारिस में से,
और लड़कियां भी थीं, बच्चियां भी थीं और बंदे भी थे ज़्यादा। तो उसके ऊपर सवाल कोई नहीं करता कि इतना बंदा लड़कियों के मदरसे में क्या कर रहा था, वो भी असला बरदार ये वो। लेकिन हुकूमत को अपनी रेट इंप्लीमेंट करने पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और आज जब वो खुले आम आईसिस की हिमायत कर रहे हैं तो मीडिया में भी हिम्मत नहीं है कि उनके मतलब बात करें। हुक्मरान तो मुझे लगता है उनके साथ है। तो ये किस किस्म का तजाद चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें हुकूमत को हिम्मत पकड़नी पड़ेगी टू टेक एक्शन। और क्योंकि वही जैसे मैंने कहा, जो हुकूमत एक्शन नहीं करती है तो फिर मीडिया भी घबरा जाता है, डरता है उनसे। सब लोग डरते हैं उनके खिलाफ कोई कहने में और कोई आवाज़ उठाने से डरते हैं लोग। आई मीन दैट इज़ द रियलिटी, लोग डरते हैं। इसमें डर और खौफ उनकी ख़त्म अगर करना है तो हुकूमत ने आगे आना है। कमिंग बैक सुन्नी तजाद, क्या इतने यानी ये इस लेवल पे नहीं बढ़ गया? मैं जब छोटा होता था तो मुहर्रम जो था एक बड़ा पीसफुल महीना होता था। बल्कि जब आशूर का जुलूस जा रहा होता था तो हमें यह पता होता था कि शहर में कौन सी सड़क को अवॉइड करना है, वो रश होगा, वहाँ पे ब्लॉक होगा, जुलजना का जुलूस जा रहा है। अब तो पूरे पूरे शहर, पूरा पूरा मुल्क जो है वो बंद होता है, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होती है, क्योंकि इतने हमने अहले तशी मार दिए, इतने हमने मार दिए और इतने उनके धमाके कर दिए हमने वहाँ पे कि अब वो यानी सबको उसको यानी सहना पड़ता है। इज इट नॉट ट्रू कि हम खुद जिम्मेदार हैं ये सेक्टेरियन वायलेंस के? हाँ, सही सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, अभी जो पारा चिनार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वो मैंने तो अखबार में पढ़ा था, लश्कर जंगवी ने क्लेम किया जी। और वो कहाँ है? वो तो पंजाब में है। तो क्या हम कर रहे हैं उसमें? आई मीन व्हाट इज द इशू भाई? इनके ऊपर क्रैकडाउन जब तक नहीं होगा, मैंने कई दफ़ा कहा है, सिर्फ ज़रब-ए-अज़्ब तो बहुत अच्छा है फ्रंटियर में, लेकिन हर किस्म की टेररिज्म, उसकी नौइयत बलूचिस्तान में अलग है, पंजाब में अलग है, कराची में अलग है। इन सब की नौइयत समझ के एक हिकमत अमली के तहत फोर्स के साथ एक्शन लेना चाहिए। जहाँ नहीं है, अब वो देखें ये पारा चिनार में होगा और जितने भी सेक्टेरियन क्राइम हो रहा है पाकिस्तान में, ज़्यादा में ये लश्कर जंगवी इन्वॉल्व है। तो एक्शन तो फिर इसका मतलब बेस तो पंजाब में हुआ इसका, और उनका मिलाप ये फ्रंटियर के तालिबान, अलकायदा वगैरह, उनके साथ भी उनका मिलाप है। सो आई थिंक ये हम हाफ हार्टेड इसे नहीं छोड़ना चाहिए। सर माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, क्योंकि दहशतगर्दी और निताब पसंदी का मुकाबला नहीं करेंगे। माजरत के साथ, क्योंकि आप एमक्यूएम के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज के सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की अफवाज को, अफवाज पाकिस्तान के जर्नलों को, हमारी जुडिशरी को जिसने खुल्लम खुल्ला गालम गलोच की, वो एमक्यूएम के ही लीडर हैं। और जितने दहशतगर्द कराची में पकड़े जा रहे हैं वो एमक्यूएम की सफ़ों में पकड़े जा रहे हैं। जब उनको पकड़ा जाता है तो वो जमहूरियत के ऊपर हमला हो जाता है। लॉ इन्फोर्समेंट क्या करे? हाँ, नहीं, पहली चीज़ तो ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि मेरे कुछ सॉफ्ट कॉर्नर एमक्यूएम के। मेरा सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के लिए है सिर्फ। मैं जो भी एक्शन करता रहा हूँ वो सबसे पहले पाकिस्तान के लिहाज से करता रहा हूँ। एक पॉलिटिकल रियलिटी जो अगर है किसी की, यहाँ कराची में अब आपने देख लिया, ये एक पॉलिटिकल रियलिटी है। आपने देख लिया लोकल गवर्नमेंट, अब वो है एक पॉलिटिकल रियलिटी ना। जो गालम गलोच अगर कोई लीडर करता है फौज के खिलाफ या किसी के खिलाफ, उसको पकड़ो जी, बिल्कुल। इसमें कोई, हमारे ज़माने में तो कोई गालम गलोच के एमक्यूएम नहीं कर रही थी किसी के खिलाफ। हमारे ज़माने में इधर गवर्नेंस हो रही थी। यही शहर जो है ये रोशनियों का शहर बन गया था। इधर गहमा गहमी थी, इधर डेवलपमेंट हो रही थी, इधर खुशहाली थी। तो ये उनकी गवर्नेंस का हिस्सा भी था ना वो। तो लिहाजा गवर्नेंस का मकसद ये होता है, आप लोगों से तमाम एथनिक, रिलीजियस, सेक्टेरियन डिफरेंसेस को के बालातर होकर लोगों से काम निकालें और उनको अमन अमान के साथ उनको हुकूमत का हिस्सा बनाएं, और हुकूमत की जो कार्रवाई है मुल्क के लिए और आवाम के लिए, उसमें वो पार्टिसिपेट करें। वही हमने एमक्यूएम से करवाया। अब इसमें ये सॉफ्ट कॉर्नर वाली बात नहीं है, एक काम था वो उनसे हमने लिया, पूरी तरीके से लिया। हमने तो उनके यहाँ ये नो गो एरियाज़ वगैरह थे कोई 13-14, वो सारे हमने डिस्ट्रॉय किए पहले। उसके बाद उनको राह रास्त पे लाए। वो अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा काम। अब भी काम यही है कि इनसे अच्छा काम लो,
जो टेररिस्ट हैं इनके, अगर कोई ऐसे लोग हैं, कोई अनासिर हैं जो टेररिज्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और हो रहा है और होना चाहिए। लेकिन बाकी अगर उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट है जो है ज़मीन पे, उसको आप देखें ना। ये अब हुकूमत का काम है कि कैसे उसको हैंडल किया जाए, किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए कि पाकिस्तान के हक़ में वो अच्छा हो, गवर्नेंस के हक़ में अच्छा हो, अवाम के हक़ में अच्छा हो। ये काम है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो करना चाहिए सर। ये तो आप, और वो हमने किया। तो इसमें ये ना बताओ कि सॉफ्ट कॉर्नर था हमारा, कोई किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। लेकिन एक बात और है ना, पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान है। ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान। लेकिन मुझे ये बताए ना कि आप तो इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं ना, वो आपकी इंटरप्रिटेशन है, ये किसी और की है। जैसे यूनाइटेड नेशंस कहता है कि जी लश्कर तैयबा जो है वो टेररिस्ट है, आपने कहा था कि नहीं वो तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो इंटरप्रिटेशन में लेकिन सफर तो पाकिस्तान कर रहा है ना सर। नहीं, कोई लश्कर तैयबा के, जहाँ तक अगर उनके अनासिर पाकिस्तान में कोई टेररिज्म कर रहे हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। लेकिन ये जो यूनाइटेड नेशंस ने कहा हुआ है उनको टेररिस्ट, वो तो जो वो एक्शन कश्मीर में कर रहे हैं या एलिजिडली उन्होंने हिंदुस्तान में मुंबई में किया है, उसके ऊपर उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। उस पर मैं ज़रूर कहता हूँ कि देखें, जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है वहाँ तो एक फ्रीडम स्ट्रगल है। जो भी वहाँ हैं वो मुजाहिदीन हम उन्हें कहते हैं, हम उन्हें दहशतगर्द नहीं कहते हैं। हिंदुस्तान उन्हें दहशतगर्द कहेगा, हमारे लिए वो मुजाहिदीन हैं। अब जहाँ तक मुंबई का ताल्लुक़ है, हाँ, जिसने भी अगर वो इन्वॉल्व है वहाँ वो दहशतगर्दी हुई है। लेकिन ये वन साइडेड व्यू जब लेते हैं तो मेरा खून खौलने लगता है। भाई वहाँ समझौता एक्सप्रेस भी हुआ है, उसके अंदर 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी मारे गए हैं, उसकी किधर है इन्वेस्टिगेशन? उसकी बात हिंदुस्तान बात ही नहीं करता उसकी। उसमें एक सर्विंग कर्नल हिंदुस्तान आर्मी का इन्वॉल्व, उसकी क्या बात है? उसकी क्या बात है? उसकी क्यों नहीं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो? तो ये जो, और शिवसेना जो अब कर रही है हिंदुस्तान में, जो वो लोगों को कत्ल कर रही है, बीफ ईटर्स को मार रही है, लोगों को फिर ये सॉफ्टवेयर, वो हमारे म्यूजिशियंस को नहीं, हमारे जो बुक लॉन्च है उसके बारे में क्या किया, तो ये किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज़ एन एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसको क्यों नहीं बैन करते? अनफॉर्चुनेटली यहाँ माइट इज़ राइट होता है। वो अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके हिंदुस्तान, उन्होंने लश्कर तैयबा को टेररिस्ट डिक्लेयर किया। हमारी इतनी इन्फ्लुएंस अनफॉर्चुनेटली नहीं है कि हम भी उनके शिवसेना को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा दें। फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ मेरे साथ ही हैं। एक ब्रेक के बाद मैं इनसे सवालात का सिलसिला जारी रखूंगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, जो APML के हेड भी हैं, वो हमारे साथ हैं इस वक्त। जनरल साहब, कमिंग टू लोकल पॉलिटिक्स, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा तादाद में वोटर्स ने तहरीक इंसाफ को मायूस किया और बकौल उनके तहरीक इंसाफ ने उनको मायूस किया, तो आप एज एन ऑब्जर्वर आप कैसे देखते हैं तहरीक इंसाफ को एज एन अपोजिशन पार्टी? क्या आप भी उनसे मायूस हुए उनकी कारकर्दगी से बाई इलेक्शंस में और लोकल बॉडीज इलेक्शंस में? हाँ, बहुत मायूसी। आई थिंक ये एक इट्स अ फेलियर, PTI का फेलियर हुआ है। हर इलेक्शन में, जो बाई इलेक्शन में या ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में, जो इनकी पब्लिक सपोर्ट नज़र आती है जलसे जुलूसों में, वो डजंट गेट कन्वर्टेड इनटू वोट्स अपेरेंटली। लगता है ऐसे। अब वो इमरान खान तो हमेशा यही कहते हैं कि धांधली है, धांधली होती है, हमेशा धांधली होती है। इसमें भी कोई ट्रूथ है वैसे कि ये गवर्नमेंट मशीनरी, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, वो ये जो थाना कचहरी पटवारी, इसको यूज़ करते हैं, लोगों को आर्म ट्विस्टिंग के करते हैं। तो ये बात, इन बातों में तो है हकीकत, लेकिन फिर भी ओवरऑल रिज़ल्ट जो नज़र आता है सामने, वो तो मायूस कुन है फ्रॉम PTI पॉइंट ऑफ व्यू। जनरल साहब, APML और नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये थर्ड पॉलिटिकल फोर्स
एक पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है, एक और पॉलिटिकल फोर्स इमर्ज हो PMLN पीपल्स पार्टी के अलावा। जो PTI में लोगों को, अवाम को आम उम्मीदें थीं, तो वो अनफॉर्चुनेटली फेलियर की तरफ जा रही है। तो मुझे ये बताएं कि थर्ड फोर्स आप भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, APML तमाम मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, अब इसमें भी 2 साल तो हो गए हैं, तो कब तक ये चीज़ कोई मटेरियलाइज करेगी? हाँ, इसमें मतलब मुझे पूरा एहसास भी है, और मैं जानता हूँ कि ये पॉलिटिकल फोर्स जब ही बन सकेगी अगर मैं अप फ्रंट आता हूँ। आई कैनॉट लीड फ्रॉम बिहाइंड, लीड हमेशा अप फ्रंट होता है। जब तक कि मैं आगे नहीं आऊँगा और पब्लिक एड्रेसेस नहीं करूँगा, ये फोर्स जो है, जिस तरीके से तीसरा पॉलिटिकल फोर्स जो मैं कहता हूँ, वो नहीं बन सकेगी। तो आगे देखते हैं ज़रा, ये केसेस भी चल रहे हैं, ये इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो उनको कैसे ये अगर कोई टैकल होते हैं तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये मुस्लिम लीगों का इत्तेहाद कैसे होगा, क्योंकि हर मुस्लिम लीग वाला इत्तेहाद का सदर बनना चाहता है खुद से, दूसरे को मानता ही नहीं, तो ये इत्तेहाद कैसे करेंगे? हाँ, नहीं, इनमें ये बात भी नहीं है। काफ़ी हद तक लोग देख रहे हैं कि किसको लीड करना चाहिए इस इत्तेहाद को, लेकिन कौन लोग इस इत्तेहाद में मर्जर में शामिल होना चाह रहे हैं। कुछ मर्जर की बात करते हैं, दूसरे आ जाते हैं कि जिन्हें अलायंस हो जाए। तो ये कन्फ्यूजन है कुछ, जो अगर रिमूव होती है तो उतने ही ये तीसरे पॉलिटिकल फोर्स की तरफ सिलसिला बढ़ेगा। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ, जब तक कि मैं अप फ्रंट नहीं आऊँगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं करूँगा, तो ये बात इतनी स्ट्रांगली आगे नहीं चल सकेगी। अरे जनरल साहब, एक चीज़ मुझे बड़ी हैरान करती है कि आपको मैं जब देखता हूँ तो जो एक मुझे जनरल कल्चर पता है, और एज अ यंग ऑफिसर आपका तो खर्चा चलता होगा कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लेके और फिर उसको उधार वापस करके, लेकिन आपके ज़माने में IMF जो है उसको टोटली पैकअप कर दिया गया, और मियाँ नवाज शरीफ जिन्होंने एक ऐसी डाइनिंग टेबल पे आंख खोली जहाँ कारोबार हर वक्त डिस्कस होता था, वहाँ पे इस मुल्क में कारोबार बंद हो रही हैं, बंदिशें हो रही हैं, और IMF जो है उसने जकड़ के रख लिया हमारे मुल्कों को। ये दोनों की यानी इकोनॉमिक पॉलिसी में आप दोनों की फ़र्क क्या है मेन? मतलब मेन देखो जी, मेन इशू ही सिंपल वर्ड में, जैसे मैं तो लेमैन हूँ, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, हमारे इशू ट्रेड डेफिसिट का है और बजट डेफिसिट का है। अब अगर आप लोन लेते रहेंगे, डेट्स अपने बढ़ाते रहेंगे, तो डेट सर्विस लायबिलिटी बढ़ती रहेगी, और डेट टू GDP रेशियो आपका अपसेट हो जाता है, जो हुआ हुआ है। तो ये उसको ठीक करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारी लोन जो हैं वो $90 बिलियन को टच करने वाले हैं। 90 अरब डॉलर। मुझे याद है ये हमारे ज़माने में जब 99-2000 में मैं आया था, ये तो वही $38 बिलियन पे थे, 37 या $38 बिलियन। और हमने 8 साल जो हुकूमत की है उसको आगे नहीं जाने दिया, हमने उसको पीछे 36 अरब डॉलर पे हम ले आए थे उसे। ये हमारी कामयाबी थी। अब इन 7 सालों में वो 90 अरब डॉलर पे जा रहा है। अभी ये इसको रीपे हमने करना है। ऐसे ही हम जब CPEC की वगैरह की बात करते हैं, चाइना ये कॉरिडोर जो है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, इसके बहुत फ़ायदे पाकिस्तान को हो सकते हैं, लेकिन हमें उसमें से फ़ायदे निकालने होंगे। लेकिन अगर हमने 8.5% पे हमने लोन लेने हैं, तो ये मुझे तो बड़ा ऑड लग रहा है। 8.5% पे हम डेट लें अरबों डॉलर के, तो वो लोन बढ़ेगा, डेट सर्विस बढ़ेगी हमारी। तो ये कैसे हम हैंडल कर सकेंगे, इसकी डिटेल्स मुझे फ्रैंकली नहीं पता, लेकिन बहुत मुझे एप्रीहेंशंस हैं इसके बारे में कि आया कि ये इसका पूरा फ़ायदा हम पाकिस्तान निकाल सकेगा या इसका फ़ायदा ज़्यादा चाइना ले लेगा। तो ये ज़रा देखने की चीज़ें हैं। जहाँ तक इकोनॉमी की हैंडलिंग है वो अनफॉर्चुनेट है कि ट्रेड डेफिसिट भी हमारी ट्रेड डेफिसिट को देखें, एक्सपोर्ट्स हमारी ड्विंडल कर रही हैं। आमदन की FDI एक मेन सोर्स होती है। FDI जो हम कोई $400 मिलियन से हम $8.4 बिलियन पे ले गए थे, 8.5 अरब डॉलर, अब वो सुना है 1 अरब भी नहीं है, इट विल नॉट टच 1 इवन। तो ये चीज़ें हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं अब ये आप खुद सोच लें।
मुझे वैसे ये आपका और बाकी लोगों का ना चाइना का रोमांस मुझे आज तक समझ में नहीं आया, जिसको आप 8% कह रहे हैं ना, एक्चुअली जनरल साहब ये 17% का लोन है, 17% का, जिसमें आपकी वर्कफोर्स ने एम्प्लॉय भी नहीं होना, उन्होंने करना है, सारा बेनिफिट उन्हीं को है और उसको पे ऑफ हम कर रहे हैं। ये किस किस्म का विजन है और किस किस्म की दोस्ती है? सही बात है। अब इसके क्योंकि मुझे फ्रैंकली इतनी ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं है इसका, लेकिन मुझे भी बिल्कुल ये जो आप कह रहे हैं इस पे मुझे एप्रीहेंशंस हैं कि सुना है जितने भी यहाँ वो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह लगेंगे उन पे उनको 17 या 18% गारंटीड रिटर्न्स होंगी उनको। सो ये इवन पावर प्रोजेक्ट को अगर लिए जाए, पावर प्रोजेक्ट्स को, उसमें ज़रा देखना है। मेरे ख्याल में तो यहाँ हमारे पास 19,500 मेगावाट की पावर जनरेशन कैपेसिटी अवेलेबल है। तो ये और जो हम लगा रहे हैं और अगर लगाने हैं तो मैं तो देखता हूँ कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या कोल या ऑल्टरनेट सोर्स से आप लगाएं, सस्ती बिजली ताकि हो, ताकि बिजली की कीमत कम हो। लेकिन अगर हमने जनरेशन वही आईपीपी की तरह ऑयल और गैस पे लगाने हैं, वो तो हम और ज़्यादा हमारा बेड़ा गर्क होगा। ये हम, जबकि ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हमारा प्रॉब्लम जो है वो जनरेशन कैपेसिटी नहीं है, हमारा प्रॉब्लम तो सर्कुलर डेट प्रॉब्लम है, प्राइवेट सेक्टर के जितने आईपीपीज हैं, और दूसरा जो पब्लिक सेक्टर के हैं उनकी मेंटेनेंस इश्यूज़ हैं, उनकी सर्विसिंग इश्यूज़ हैं, ताकि वो पूरी अपनी पावर जनरेट कर सकें। दोनों नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए टोटल पावर तो हम 11-12 हज़ार इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि है हमारे पास 19,500। तो ये हम, मुझे समझ नहीं है ये पावर की स्ट्रैटेजी हमारी क्या है और क्यों हम पावर प्रोजेक्ट्स और ज़्यादा लगा रहे हैं, जबकि एग्जिस्टिंग वालों को चलाएं आप बेहतर तरीके से और एफिशिएंट तरीके से। तो ये सारी चीज़ों को पता नहीं है, मुझे एनालाइज करना चाहिए और सबसे पहले पाकिस्तान के हवाले से देखना चाहिए इसे। जनरल साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू इज सर, और माजरत के साथ मैं कड़वी बातें करता हूँ और कड़वा सा सवाल पूछ रहा हूँ बिफोर यू लीव। क्या ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने जा रहा है? 99 में भी हम टेक्निकली कहते थे कि टेक्निकली हम डिफ़ॉल्टेड स्टेट थे। हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व तकरीबन जो 900 मिलियन डॉलर्स के करीब थी, जिसकी स्टेट बैंक के अपने पैसे जो थे मुल्क के वो सिर्फ 400 मिलियन डॉलर थे, 40 करोड़ डॉलर। वो काफ़ी नहीं थे कि हम कई दफ़ा जो हमारे पास डेट्स हमारे रीपेमेंट के आते थे, इतने पैसे नहीं थे कि हम रीपे कर सके, तो टेक्निकली हम डिफ़ॉल्टेड थे। तो इस वक्त भी हमारी सिचुएशन इतनी ज़्यादा इकॉनमी की, अब इसको इकोनॉमिस्ट अनफॉर्चुनेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर जो, वो तो कोई बड़ी रोज़ी पिक्चर पेंट कर रहे होते हैं, लेकिन जो प्राइवेटली आते हैं, मुझे बहुत इकोनॉमिस्ट जो इकोनॉमी को मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं, वो तो बिल्कुल ही अलग कोई पिक्चर पेंट कर रहे हैं। और जो अगर यहाँ आर्टिकल्स भी जो अखबारों में मैं पढ़ रहा हूँ इकोनॉमी, क्योंकि वो मेन इशू, वो तो बिल्कुल नेगेटिव इम्प्रेशन है उसका। तो और ये डेट का तो मैंने आपको बता ही दिया है, एफडीआई का मैंने बता दिया है, वो तो क्लियर कट सामने है। एफडीआई नहीं है, तीन चीज़ें, एक्सपोर्ट्स हमारे बिल्कुल ड्विंडल कर रहे हैं, बिल्कुल लो, फैक्ट्रियाँ हमारी बंद हो रही हैं, जो मेन हमारा टेक्सटाइल है एक्सपोर्ट वो ही ख़त्म हो रहा है, एफडीआई आ नहीं रही है यहाँ, तो लोन हम लिए चले जा रहे हैं, पैसे आई चले जा रहे हैं, डेट्स हमारे बहुत बढ़ रहे हैं, 90 बिलियन टच कर जाएंगे। ये तो सारी नेगेटिव्स हैं। तो ये पता नहीं है, इसकी इकोनॉमिस्ट से पूछना ज़रा ज़्यादा, जो एक्सपर्ट्स हैं इसके बारे में क्या देख रहे हैं वो। जनरल परवेज़ मुशर्रफ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। आपको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि 16 दिसंबर के हवाले से और इसके ऊपर ख़ास तौर आज मैं सुबह को जब देख रहा था तो इंडियन मीडिया जो है वो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक अजीब व गरीब किस्म की पिक्चर जो है वो पेंट कर रहा था। बट एक बात मेरी आप याद रखिएगा कि हर वॉर में जो कंप्लीट विक्ट्री नहीं होती और कंप्लीट डिफीट भी नहीं होती। गज़वा ओहद को भी याद करें, गज़वा ओहद में क्या हुआ था, लेकिन जो मुसलमानों ने उस वक्त किया था वो ये किया था कि उन्होंने अपनी सफ़बंदी सही की थी, अपने उन्होंने जो कमज़ोर और वीक एरियाज़ थे, ग्रे एरियाज़ थे, उनको कवर किया था और यानी जो खामियां रह गई थी गज़वा ओहद में उनको गज़वा खंदक में और दीगर गज़वात में उनको पुर किया था और उसके बाद उनको फतूहात मिली, यहाँ तक कि मक्का भी फतह कर लिया।
65 की वॉर जो है उसमें 100% अगर कोई ये कहे कि विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, तो वो भी शायद सही ना हो, लेकिन 71 की वॉर में कंप्लीट डिफीट और फेलियर्स नहीं थे, उसमें बहुत एलिमेंट्स ऑफ विक्ट्री थे और इसको समझना चाहिए और इसको याद रखना चाहिए। लेकिन फ़र्क ये है कि जंगें जो होती हैं वो एक फ़ौज नहीं जीतती है। वॉर्स आर फॉट बाय नेशंस एंड वॉर्स आर वन बाय नेशंस। आज हमें अपने मुल्क में अपनी जो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल बाउंड्री लाइन है उसको हमें रिविजिट करना है, टू नेशन थ्योरी को हमें रिविजिट करना है। हमें ये देखना है कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा हलीफ है, कौन हमारा हरीफ है और कौन हमारा दुश्मन है। और हमें फिर उस तरह से अपनी चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे ट्रेड पॉलिसी हो, चाहे कल्चरल पॉलिसी हो, उसको इवॉल्व करना है। जब किसी कौम को तबाह करना होता है तो पहले उसके कल्चर को, उसके लिटरेचर को, उसकी मजहबी अकायद को, उसके बिलीव्स को, उसके फेथ को और उसके अपने अंदर उसका जो एतमाद होता है उसको हर्ट किया जाता है। सोचने की बात है। अल्लाह ताला इस मुल्क को और इस मुल्क में हर एक को अपनी अमान में रखे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।